हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की जो मेरी क्लास है काफ़ी टाइम बाद हो रही है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो आज की क्लास है इसका उद्देश्य है यूजीसी नेट जेआरएफ जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। ये जो मैंने आज टॉपिक लिए हैं इसमें कुछ ऐसे नए टॉपिक हैं जिनके बारे में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके ये टॉपिक होंगे क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि जो आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ऐसे कोई नए क्वेश्चन अभी तक इतना बनते नहीं हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं के लिए आज मैंने क्लास बनाई है जिसमें कि आपके जो टॉपिक होंगे, एक है श्री अन्न योजना, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे विश्व खाद्य दिवस, तीसरा टॉपिक हमारा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये टॉपिक्स जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये मैंने दो क्वेश्चन वो लिए हैं जो अभी मैंने पोस्ट किए थे, तो इन्हीं के बारे में पहले हम लोग बात करने वाले हैं, इन दो क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हम अपने टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था ये था आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में सही आपको आंसर बताना था, जिसमें आपके ऑप्शन थे जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है या क्यों होता है। ऑप्शन थे इसमें आपके, यह विटामिन B12 की कमी से होता है, या फिर यह एक वंशानुगत रक्त रोग है, या फिर यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, या यह विटामिन B6 की कमी से होता है। तो सिकल सेल एनीमिया इसका जो राइट आंसर था वो है यह एक वंशानुगत रोग है। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था। तो इसके बारे में यदि हम बात करें सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, तो देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है आपका ये क्या है, एक वंशानुगत रक्त रोग होता है जो कि हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। ये होता कैसे है, तो देखिए जो सिकल सेल एनीमिया है यानी ये क्या है, वंशानुगत रक्त रोग होता है। तो ये जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक कोड होते हैं, इसमें जो डिसऑर्डर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, वंशानुगत डिसऑर्डर कह देते हैं। यानी कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ये एक, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर ये पिक्चर में शो हो रहा है जो हमारी आरबीसी होती हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में जो ब्लड वाला टॉपिक है आपका काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ हमने वहाँ पे पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, तो यह हम डिटेल में नहीं देखेंगे। तो देखिए ये आपकी क्या है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं और इनका आकार कैसा है, गोलाकार है। लेकिन जो सिकल एनीमिया हो जाता है जिन लोगों को, उनकी जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, सिकल टाइप की, यानी अर्धचंद्राकार होती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार होती हैं। इसमें क्या होगा, यदि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं इस प्रकार की हो जाएंगी, यहाँ पे आप पिक्चर में शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आपकी कैसी है, नॉर्मल ब्लड सेल्स है जो कि आपकी गोल गोल हैं, गोलाकार हैं। ये यहाँ पर कैसी हो गई हैं, अर्धचंद्राकार हो गई हैं। इसमें क्या होगा, जो रक्त का प्रवाह है और ऑक्सीजन का प्रवाह है, जो संचार है ऑक्सीजन का और रक्त का, वो कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये सिकल सेल एनीमिया देखा जाता है। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है, यदि हम इसके लक्षणों की, सिम्टम्स की बात करें तो कैसे इसमें सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें क्या होगा, सिकल सेल क्राइसिस होने लगेंगे, क्रॉनिक एनीमिया पेन होने लगेगा। ठीक है, थकान होने लगेगी, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाएगा, स्ट्रोक देखा जाता है, लीवर, हार्ट, लंग्स, इन सभी पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी इसमें देखा जाता है एनीमिया में। ये किस टाइप का एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका आकार बदल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजन है, उसका संचार सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया है जो कि किसी कमी से नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या है, एक वंशानुगत रक्त रोग है जो कि हमारे माता पिता से हमें मिला है। और ये किस तरीके से, मैंने डीएनए की बात की थी जो कि क्या है, जेनेटिक कोड होते हैं। जो डीएनए है आपका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक कोड है जिसमें जो डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉपसी महामारी रोग किस कारण से होता है। ड्रॉपसी महामारी जो रोग है वो किस कारण से होता है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले रही हूँ जो आपके सिलेबस से संबंधित है। ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट से होता है, या गुड़ में मेटानिल पीले रंग की मिलावट से होता है। तो ये किस तरीके से ये देखा जाता है ड्रॉपसी महामारी, तो ये देखा गया था तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट। कैसे तेल में, सरसों के तेल में, सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट देखी गई थी, जिसके कारण ड्रॉपसी महामारी रोग देखा गया था। यदि हम मिलावट की बात करें तो एक एक्ट पूछा जाता है आपसे, PFA, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ये आपका कब आया था, 1954 में आया था। लागू कब हुआ था, 1955 में। ठीक है, ये आपका लागू कब हुआ था, 1955 में। आया कब था, 1954 में। PFA, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, हमेशा पूछा जाता है। यदि हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट है, हालांकि मैंने कराया हुआ है, जब आपका PFA एक्ट पढ़ाया था मैंने जिस क्लास में, वहाँ पे ये कराए हुए थे कि जो भी मिलावट होती है खाद्य पदार्थों में, हम देखते हैं दूध में भी मिलावट होती है, या कोई भी मसाले हैं उनमें मिलावट देखी जाती है, तो उनका हम पता कैसे लगाएंगे कि उनमें मिलावट है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कराई हुई थी। तो यदि हम बात करें कि सरसों के तेल में यदि आर्जिमोन तेल की मिलावट है तो इसका पता कैसे लगाया जाएगा, तो इसका पता लगाया जाता है नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, किससे पता लगाया जाता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को उसमें डाला जाएगा ऑयल में, यदि उसका कलर रेड कलर दिखा देता है तो यानी कि उसमें मिलावट है। तो ये आपका टॉपिक है, ड्रॉपसी महामारी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपका कोई भी डाइटिशियन का एग्ज़ाम हो, या फूड टेक्नोलॉजी का हो, फूड न्यूट्रिशन का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर TGT PGT UGC नेट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। अब यहाँ पर जो टॉपिक है आपका वो है श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना है क्या, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपके बन चुके हैं UGC नेट में, जो कि पूछे जा चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं श्री अन्न योजना होती क्या है। तो देखिए, श्री अन्न योजना के बारे में यदि हम जानें तो श्री अन्न योजना यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है मोटे अनाजों की। ठीक है, मोटे अनाजों की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें आपके आ जाते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, ठीक है, चीना, कोदे, कटकी, कूटू के दाने आदि ये सब शामिल होते हैं। ये आपके क्या है, श्री अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं। आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित हुआ था, जो कि कब हुआ था, 2023 में। ठीक है, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन भी बना था। इसी को अब क्या कहा जा रहा है, जो मोटे अनाज वर्ष आपका घोषित हुआ है, मिलेट वर्ष जिसे कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मिलेट वर्ष ईयर, ठीक है, 2023, जिसमें मोटे अनाजों को प्राथमिकता दी गई थी। उसी को मोटे अनाज की जो योजना थी, जो वर्ष घोषित किया गया था, उसी को यहाँ पे नाम रख दिया गया श्री अन्न योजना। ठीक है, अब इसको क्या कहा जा रहा है, श्री अन्न योजना कहा जा रहा है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित हुआ था। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग कुछ और भी बातें जानेंगे कि ये जो श्री अन्न योजना है, ठीक है, 2023 में यदि हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के प्रस्ताव पर साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में इसे घोषित किया था। कई बार आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, वहीं पर यदि हम बात करें, एक और टॉपिक आपका पॉइंट जुड़ा हुआ है, 2018 में कृषि मंत्रालय ने क्या किया था, पोषक अनाज घोषित इसे किया गया था। 2018 में पोषक अनाज घोषित किया गया, पोषक अनाज घोषित किया गया 2018 में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। वहीं अभी जो बजट आपका आया था इस साल, उसमें इसे श्री अन्न योजना कहा गया। जो आपके मोटे अनाज हैं उन्हें क्या कहा गया, श्री अन्न। ठीक है, उसी के नाम से ये योजना आई। ये जो योजना है श्री अन्न, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है लाने का, कि जो मोटे अनाज हैं, एक तो इनकी जो पैदावार है वो कम पानी में हो जाती है। ठीक है,
कम पानी में हो जाती है। दूसरा, यदि हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसको पावर हाउस कहा गया है। ठीक है, मिलेट को पोषण का पावर हाउस भी कहा गया है। ये सारे टॉपिक्स आपको सुनने हैं ध्यान से, क्योंकि सब चीज़ें मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मिलेट को पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे श्री अन्न है, श्री अन्न आपको पता चल गया, श्री अन्न के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे नाम एक बार आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से आपके श्री अन्न के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ज्वार, बाजरा, रागी ये सबको याद रहेगा, लेकिन सांवा है, चीना है, कोदो है, कटकी है, कूटू है, तो इन सभी को भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके इस टाइप का बन सकता है, जहां पर आपको ये सारे दे देगा, आपको चूज करना है कौन से मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है। तो जो श्री अन्न है इसमें क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम है आपका, फास्फोरस, फाइबर्स हैं, सेरोटोनिन है, जिंक है, तो ये सभी पोषक तत्व इसमें होते हैं। किसमें होते हैं? श्री अन्न में। श्री अन्न क्या है? मोटे अनाज। मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, ये सब आपके मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में एक रिसर्च भी चल रही है कि जो आपका कोलोन कैंसर होता है, आंतों में जो एक कैंसर होता है कोलोन कैंसर, तो उसके भी बचाव के लिए ये लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो कि आंतों के जो कैंसर होते हैं उससे बचाव कर सकता है, यदि हम मोटे अनाजों को प्राथमिकता दें अपने खाने में। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें मोटे अनाजों के बारे में, तो देखिए मोटे अनाजों में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यदि हम प्रोटीन की बात करें तो 7 से 12 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वहीं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 65 to 75 होता है, इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फाइबर जो होता है आपका फाइबर जो होता है आपका 15 to 20% आपका फाइबर पाया जाता है मोटे अनाजों में। ठीक है, प्रोटीन कितना होता है? 7.12% प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 65 to 75% पाया जाता है। फाइबर की यदि हम बात करें तो 15 to 20% इसमें फाइबर पाया जाता है। ठीक है, अब इसके लाभ की यदि हम बात करें, इसके लाभ क्या होते हैं, तो यदि हम इसके लाभों की बात करें तो देखिए सबसे अच्छा है कि इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, लोगों को पोषक तत्वों से युक्त अनाज मुहैया कराना। ठीक है, क्या है ये जो आपकी योजना है श्री अन्न योजना, इसको लाने का उद्देश्य क्या है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो लोगों को पोषक तत्वों से संबंधित अनाज मुहैया कराना, उन तक पहुँच बनाना। दूसरा है जितने भी माल न्यूट्रिशन से संबंधित हैं लोग, जैसे कि आदिवासी हैं, कहीं पे सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों को देखा गया है जो कि कुपोषण से संबंधित जो कि कुपोषण से विकसित है, विकार है उनको कुपोषण से संबंधित यानी माल न्यूट्रिशन है, तो उनको मुक्ति दिलाना। ठीक है, किसानों की आय को दुगना करना भी इसका एक उद्देश्य है। हालांकि हमारे उसमें नहीं पूछा जाएगा ये चीज़ें, लेकिन डायबिटीज़ और हृदय संबंधित जो भी रोग हैं उनके लिए भी लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? क्योंकि ये क्या है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं। जो आपके मोटे अनाज हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए काफ़ी सारी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं जो कि आपके नेट और जेआरएफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग उन क्लासेस को देखिएगा, इसलिए बार बार मैंने ज़्यादा क्लासेस वो लेकर नहीं आई हूँ, वही टॉपिक बार बार रिपीट कराना। लेकिन ये कुछ नए टॉपिक्स थे जिनके लिए मुझे लगा कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, डायबिटीज़ हृदय रोगियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं आपके मोटे अनाज, पोषक तत्व मुहैया कराना लोगों को, और जितने भी आदिवासी सूखाग्रस्त इलाके हैं उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे।
ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए वर्ल्ड फूड डे जो है आपका कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन कई बार आपका इस टाइप का बना है। इस बार की थीम क्या थी? यदि हम थीम की बात करें, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो, ये आपकी थीम थी इस बार की। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये जो आपका विश्व खाद्य दिवस है, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस जो है इसके बनाने का उद्देश्य क्या है यदि हम बात करें तो देखिए यह दिवस जो होता है वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? भूख की समस्या का समाधान करने के लिए। जो भी भूख से पीड़ित लोग हैं, ठीक है, उन सभी को स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने हेतु और एक तरीके से जागरूकता के लिए ये बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। थीम हमने इसकी देख ली। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है यदि हम बात करें? विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। यदि हम इसके बारे में और कुछ जानें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। जो हमारा FAO है, संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? रोम, इटली में। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। इस बार की थीम याद रखनी है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हम बात करें वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2023 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में यदि हम जानें, जो हमारे वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट है, हर साल ये रिपोर्ट आती है। 2023 की जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें 125 देशों के सूचकांक में जो भारत को स्थान मिला है वो कौन सा है? 111वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, 111वां स्थान भारत को दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, कौन सा स्थान भारत को मिला है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर इसे कराने का उद्देश्य है, अभी हम आगे देखेंगे, इसके संकेतकों के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो UGC NET JRF में इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस बार का जो स्थान है भारत का 111वां स्थान है 125 देशों की सूची में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से ये जारी की जाती है रिपोर्ट। आगे यदि हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो देखिए इसके कुछ 4 संकेतक हैं जो इसके अंतर्गत जोड़े जाते हैं। कौन कौन से संकेतक हैं इसके? एक है अल्पपोषण। यदि हम बात करें भारत में जो अल्पपोषण की स्थिति है, अल्पपोषण की स्थिति भारत में यदि देखी जाए तो क्या है? अभी 16.6% जो लोग हैं वो अल्पपोषित हैं। उनको सही प्रकार से पोषण ना मिलना, कम पोषण मिलना, कम न्यूट्रिएंट वाला पोषण उनको मिलना, तो ये क्या है? अल्पपोषण होता है। ये कितने % है इंडिया में? 16.6% है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, यदि हम बात करें चाइल्ड स्टंटिंग की, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग की यदि हम बात करें तो जो चाइल्ड स्टंटिंग है इसकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहीं चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग होता है ऊंचाई के हिसाब से कम वज़न रखना। ठीक है, ऊंचाई यदि कोई भी बच्चा है उसकी लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, इसी को क्या कहते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भारत की स्थिति है वो कैसी है? 18.7% है, जो कि कुपोषण को दर्शाता है। विश्व में यदि हम देखें भारत की स्थिति वो क्या है? 18.7% जो लोग हैं वो किससे विकसित हैं? चाइल्ड वेस्टिंग से हैं। ठीक है, जो कि क्या? कुपोषण को दर्शाता है। वहीं शिशु मृत्यु दर भी काफ़ी जो इसकी कंडीशन है वो भी काफ़ी ऐसी देखी जाती है। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में भी आप लोगों को। यदि हम बात करें, हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको पढ़नी है कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई रिपोर्ट जो है 111वां स्थान है भारत का, अच्छी है ये कंडीशन या फिर सही है? तो देखिए ये जो स्कोर होता है GHI जिसको हम बोलते हैं,
वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के अंतर्गत यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो स्कोर होता है 0 से 100 तक होता है। 0 यदि किसी का स्कोर है यानी कि वहाँ पर एक भी इंसान भूखा नहीं है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। यदि हम बात करें यहाँ पर 100 की, तो 100 होता है सबसे खराब स्थान। अब आप कहेंगे कि भारत का तो 111वां स्थान है, तो देखिए भारत का जो 111वां स्थान है यानी कि बहुत ही गंभीर स्थिति है भारत में, भूखमरी से विकसित है हमारा देश। भारत में भूखमरी जो है गंभीर स्तर को दर्शाता है। वहीं हम बात करें आसपास के पड़ोसी देशों की, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमसे बेहतर स्थान उसको मिला है। तो जो भारत का स्थान है वो क्या है, 111वां स्थान है, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी थी। ये देखिए आप, जो अल्पपोषण है, अल्पपोषण आप समझते हैं कि जो हमें कैलोरी चाहिए 2200, ठीक है, 2200 कैलोरी चाहिए, लेकिन हमें कितनी मिल रही है, 1200-1400 कैलोरी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें खाना जो है अपर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसे बोलते हैं अल्पपोषण। वहीं चाइल्ड स्टंटिंग से मतलब होता है कि आपकी जो उम्र है, ठीक है, आपकी जो उम्र है वो कम है, ठीक है, 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे संबंधित आंकड़ों की ये आंकड़े इससे बताए जाते हैं कि उम्र के अनुसार आपको जो कुपोषण, आपको जो पोषण मिल रहा है वो कम है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग होता है कि लंबाई तो आपकी बढ़ गई है, ठीक है, वजन जो है आपका, जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है, ठीक है, वजन आपका कम है, आपकी लंबाई बढ़ गई है, उसको चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। वहीं यदि हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो अपना 5वां जन्मदिन जो होता है बच्चे का, यानी 5 साल से पहले मरने वाले बच्चे जो होते हैं उनकी हिस्सेदारी क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 5 साल से कम के जो बच्चे हैं यदि वो अपर्याप्त पोषण या फिर अस्वस्थकर वातावरण की गंभीर स्थिति से गुजरे हुए हैं और उनकी डेथ हो गई है किसी भी रीज़न से, हेल्थ से, या फिर पोषण उनको सही रूप से नहीं मिलने के कारण 5 वर्ष से जो पहले मृत्यु हो जाती है उनको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने समझे। तो ये आपके 3 टॉपिक थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी वहाँ पर हम उसको समझ लेंगे। 3 टॉपिक थे आपके, श्री अन्न योजना, विश्व खाद्य दिवस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसी के साथ साथ हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखा, ड्रॉपसी महामारी क्या है उसके बारे में हमने जाना। महामारी इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि जिस टाइम पे ड्रॉपसी के बारे में पता चला था उस टाइम पे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी, इससे काफ़ी लोगों की स्थिति गंभीर भी हो गई थी, तो इसलिए इसको महामारी उस टाइम पर कहा गया था, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक देखे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है आप पूछ लीजिएगा। इस तरीके की नई नई वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।